हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम SBS स्मार्ट क्लासेस के द्वारा क्लास 10th की SST पार्ट फर्स्ट संसाधन एवं विकास पर चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा संसाधनों की परिभाषा, संसाधनों के वर्गीकरण। आज हम देखेंगे संसाधनों के विकास में। मानव ने संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्न समस्याएं पैदा हुई हैं। मानव ने आज इतना संसाधनों का उपयोग किया है जिससे समस्याएं पैदा हुई हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो, पहली समस्या है कुछ लालचियों द्वारा संसाधनों का ह्रास। कुछ लालची व्यक्तियों द्वारा संसाधनों का इतना ह्रास किया गया है कि संसाधनों की कमी आ गई है। दूसरा है समाज का दो भागों में बंटवारा। संसाधन दो भागों में समाज का दो भागों में बंटवारा हो गया। जिन व्यक्तियों के पास संसाधन भरपूर हैं वो अमीर कहलाए, और जिन व्यक्तियों पर संसाधनों की कमी है वो समाज में गरीब कहलाए। अर्थात समाज दो भागों में बंट गया संसाधनों के कारण। और देखिए, प्रकृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से। संसाधन के शोषण से ओजोन में छेद हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी अनेकों समस्याएं हैं। देखिए, ग्लोब में जो हमारी ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है, और ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी है जिससे वर्तमान में तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है और प्रदूषण हो रहा है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से। अब हम संसाधनों के नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि पहचान करके। अर्थात हमें सबसे पहले संसाधनों की पहचान करनी चाहिए कि संसाधन जैव है, अजैव है, नवीकरण है या फिर अनवीकरण है। उसके बाद उनकी लिस्ट बननी चाहिए, सभी संसाधनों की लिस्ट बननी चाहिए। इसके बाद मानचित्र बनाना कि ये भारत के मानचित्र में कौन सी जगह पर नहीं है और कौन सी जगह पर संसाधन है। ये सबसे पहले ये पहला पॉइंट है। और दूसरा है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना। हम पहले ही कह चुके हैं, अगर हमारे पास किसी संसाधन को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो संसाधन नहीं माना जाएगा। तो यही यहाँ है कि संसाधन योजना लागू करने के लिए अनेकों टेक्नोलॉजी लागू करनी होंगी जिससे संसाधन योजनाएं लागू हों। तीसरा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल। देखिए, राष्ट्रीय विकास में हम अगर संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करें, इससे संसाधनों की प्राप्ति तो हमारे पास हो जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्र में संसाधनों की कमी भी होगी। इसलिए संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए। इतना ही संसाधन लें जितनी आगे वर्तमान में कोई उसकी कमी नहीं आए। इसके बाद हम पढ़ते हैं संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से अनेकों समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिससे देखो पर्यावरण संबंधी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग है जिससे हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है और प्रदूषण हो रहा है। और है दूसरी समस्या है आर्थिक समस्याएं। अर्थात हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा समाज दो भागों में बंट गया है संसाधनों से, अमीर और गरीब। इसके बाद आपका ये संसाधन यही होता है। अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन, मृदा संसाधन। हमारा भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम देखें, अगर ये भूमि ना हो तो हम इसके बगैर अधूरे हैं। इसीलिए कहा गया है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें हमारे लिए पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि आदि आते हैं। जिसमें देखो पेड़ पौधे हैं, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, परिवहन है और कृषि है। ये हमारे भू संसाधन में आते हैं। अगर हम भू उपयोग वर्गीकरण अर्थात भूमि का वर्गीकरण करें कि भू संसाधन वर्गीकरण कितने हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, सबसे पहले है वन। हमारा जो पृथ्वी है ये कुछ हिस्सा इसका वनों में बटा हुआ है, अर्थात पृथ्वी पर वन खड़े हुए हैं। और दूसरा है बंजर, अर्थात पृथ्वी काफ़ी इतनी पड़ी हुई है जो बंजर भूमि है। तीसरा है गैर कृषि भूमि। देखिए, तीसरा है गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि वो होती है जिस पर सड़क और तुम्हारा रेलवे का जो जाल बिछा हुआ है, सड़कें फैली हुई हैं, जो भूमि
जहाँ पर सड़कें और रेल नेटवर्क फैला हुआ है, उस भूमि को हम कहेंगे गैर कृषि भूमि। तीसरा है स्थायी चारागाह। काफ़ी जगह पशुओं के चारण के लिए स्थायी चारागाह का रखा गया है, वो हमारा कहलाता है स्थायी चारागाह। चौथा है उपवन। हमारे काफ़ी जगह उपवन हैं, जहाँ बगीचे हैं, बाग बगीचे हैं, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, वो हमारे भू संसाधन में चौथे नंबर पर आता है, अर्थात भूमि एक उपवन में भी बटी हुई है। चौथी और पाँचवें नंबर पर आता है कृषि योग्य बंजर भूमि। ऐसी भूमि जिस पर पिछले 5 वर्ष से खेती नहीं हुई हो, ऐसी भूमि को हम कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। क्या कृषि योग्य तो है लेकिन वो बंजर पड़ी है, अर्थात पिछले 5 वर्षों से उस पर कोई खेती नहीं हो रही है, ऐसी भूमि को हम कहेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि। अब देखिए एक और प्रकार है जो भूमि बटी हुई है हमारी, वर्तमान पड़ती भूमि। ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 वर्ष से खेती नहीं हुई है, उस खेती को कहेंगे हम वर्तमान पड़ती भूमि। ऐसी भूमि को क्या कहेंगे? वर्तमान पड़ती भूमि। अर्थात हमारी भूमि एक हिस्से में और बटी हुई है, वो है वर्तमान पड़ती भूमि। दूसरी है जो हमारी भूमि बटी हुई है, वो है पुरातन पड़ती भूमि। ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 से 5 वर्षों तक कोई खेती नहीं हुई है, पिछले 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कोई खेती नहीं हुई है, ऐसी खेती को हम कहेंगे पुरातन पड़ती भूमि। अर्थात 2 वर्ष भी हैं, 3 वर्ष भी है, 4 वर्ष भी हुए हैं, 2.5 वर्ष हैं, 3.5 वर्ष हैं, कोई ऐसा आंकड़ा जो 1 से और 5 साल के बीच में आए, उसे हम कहेंगे पुरातन पड़ती भूमि। और जो लास्ट है वो है शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। हमारी भूमि शुद्ध बोए क्षेत्र में भी बटी हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जिस पर 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती की जाती है, ऐसी भूमि को हम कहते हैं शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। अब देखिए भूमि निम्नीकरण, हमारे भूमि का बहुत ही निम्नीकरण हो रहा है, अर्थात भूमि के उपजाऊपन में कमी आ रही है। भूमि के उपजाऊपन में कमी आ रही है, उसके कारण और उपाय देखते हैं। देखिए कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। सबसे पहला कारण है, अगर पृथ्वी को उपजाऊ रखना है तो वनों की जो कटाई हो रही है अंधाधुंध, उसे रोकना होगा। दूसरा है अति पशुचारण। अति पशुचारण के कारण भूमि के निम्नीकरण में काफ़ी कमी आई है, अर्थात भूमि को उपजाऊपन में काफ़ी कम आई है। पैरों से खुद जो क्या है, पशुओं के पैरों से जो ज़मीन है उसकी जो घास की चादर है वो हट जाती है और उससे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तीसरा है खनन। देखिए हमारे समाज में कई खनन करते हैं और उस भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है और वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। अति सिंचाई, काफ़ी जगह ऐसा हो जाता है कि कई बहुत सारे क्षेत्र में होकर अगर एक जगह पानी भरा हुआ है, उसका कहीं निकलने का कोई साधन नहीं है, अगर एक ही जगह पानी भरा रहेगा तो वह जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिकरण, औद्योगिक धूल। जो कंपनियों से, फैक्ट्रियों से उड़ने वाला धुआं जिस पृथ्वी पर एक चादर लगाएगा, चादर बिछा देगा, वो भूमि हमारी अनुपजाऊ हो जाएगी। अर्थात उद्योगों से निकलने वाला धूल, उद्योगों से निकलने वाला धुआं जहाँ जमेगा, वो जो परत होगी, वह भूमि हमारी निम्नीकरण की तरफ बढ़ेगी। अगर हम इसके उपायों के बारे में देखें तो सबसे पहला जो उपाय है वो यही है कि अत्यधिक पेड़ लगाना, अर्थात वृक्षारोपण। सबसे बड़ा जो उपाय है वह है वृक्षारोपण करना। दूसरा है अति पशुचारण नहीं करना, अर्थात पशुओं की जो अति से जो चारण हो रहा है उस पर पाबंदी लगाएं। और तीसरा है अति सिंचाई ना करना, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, ऐसी जगह पर जल भराव की समस्या को ख़त्म करें और अत्यधिक सिंचाई ना करें। आगे हम देखते हैं प्रदूषित जल को रोकना। जो कंपनियों से जो जल निकलता है, प्रदूषित जल निकलता है, उसे भूमि पर कहीं अलग जगह होकर निकाल देना या फिर उसका एक अच्छी तरह से उपयोग करके और ज़मीन को बचाना, उससे भी भूमि निम्नीकरण अर्थात उपजाऊपन में बढ़ोतरी हो सकती है अगर हम प्रदूषित जल को रोक दें तो। आगे हम पढ़ेंगे
मृदा संसाधन और मिट्टी। मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी। देखिए, एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारी मिट्टी, पहले भी कह चुके हैं, और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं। मृदा संसाधन में इसके जो प्रमुख कारक हैं, भू आकृति, जलवायु, शैल, तापमान और पवन इसके मुख्य कारक हैं। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। देखिए, मिट्टी के प्रकार में अगर हम प्रथम है वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के गंगा यमुना के विशाल मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है, गंगा यमुना के जो विशाल मैदान है, उत्तरी क्षेत्र में जो जहाँ के गंगा यमुना जो नदी निकल रही है उसके आसपास की जो भूमि है वो हमारी जलोढ़ भूमि है। इस भूमि के बाद इस भूमि की जो परिभाषा है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ीय पदार्थों के निक्षेप से होता है, अर्थात जो मिट्टी बहकर आती है नदियों से उससे होता है। इसका जो क्षेत्र का जो विस्तार है ये भारत के उत्तर में इसका सबसे बड़ा विस्तार है। अगर हम आगे देखें, दूसरे नंबर पर है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावाओं से हुआ है। इस मिट्टी का रंग काला है। इन्हें स्थानीय भाषा में रेगर मिट्टी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि रेगर मिट्टी कौन सी है, वो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो अत्यधिक फसल पैदा होती है वो है हमारी कपास। और इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो है दक्कन का पठार। बात करें जिस प्रकार ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसे हम काली मिट्टी का विस्तार मानते हैं। अब देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। यह मिट्टी ग्रेनाइट जैसे रवेदार आग्नेय शैल तथा नीस जैसे कायांतरित शैल के अपक्षय से बनी है। इन मिट्टियों का लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग जलयोजन के कारण होता है। इसका जो विस्तार है, प्रादीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में बहुत से भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी पूर्वी राज्य और मेघालय में ये मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता है कि इसमें लोहे के यौगिकों की अधिकता पाई जाती है और इसी के कारण ये मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है। जहाँ अत्यधिक लोह है, लोह के यौगिकों की अधिकता है, इसी के कारण ये मिट्टी लाल है। अब हम पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो मिट्टी जो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ पर अत्यधिक तापमान है और अत्यधिक वर्षा है वहाँ ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसका क्षेत्र मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय पहाड़ी क्षेत्रों पर पाया जाता है। ऊंचे भागों में ये मिट्टी कम गहरी ककरीली होती है। और आगे हम पढ़ेंगे मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी मरुस्थल के दिनों के समय अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें फैलती हैं तथा देर रात के समय अधिक ठंडक के कारण तापमान कम होने के कारण चट्टानें सिकुड़ती हैं। इस प्रकार का चट्टान सिकुड़ने के कारण जो टूट टूट कर रेत बनता है वो कहलाता है मरुस्थली मिट्टी। इस मिट्टी का जो क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का कुछ क्षेत्र सबसे ज़्यादा इसी जगह पर। इस मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेतीली मिट्टी। अब है वन मिट्टी। वे मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी कहलाती है वन मिट्टी। अब देखते हैं मृदा अपरदन अर्थात मृदा का कटाव। किस प्रकार हम इसके कारणों को पढ़ेंगे और उपायों को पढ़ेंगे। देखिए, जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी के कटाव के जो कारण हैं वो है वनों की अंधाधुंध कटाई। सबसे पहला जो कारण है वो है वनों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा कारण है अति पशुचारण। पशुओं के खुरों से जो मिट्टी कट जाती है और वो मिट्टी दूर बहकर चली जाती है जिससे मिट्टी का कटाव होता है, इसलिए दूसरा कारण है पशुचारण। तीसरा है निर्माण। व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी को खोदता है और इससे मिट्टी का कटाव होता है। चौथा है खनन। आज समाज में खनन बहुत ही
अत्यधिक जोर से हो रही है और खनन से भी मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। और कृषि जो हमारे जो ढलान वाले जो क्षेत्र हैं उन पर जो खेती हो रही है उसके कारण मिट्टी का कटाव बहुत अत्यधिक जोर से हो रहा है। अब इसका देखें उपाय। सबसे पहला जो उपाय है वह है वृक्षारोपण। हम मिट्टी के कटाव को अत्यधिक पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। पशुचारण पर नियंत्रण, पशुओं को एक नियंत्रण में चराया जाए। समुच्च जुताई, जैसे कि ये खेत है और ये इसकी ढलान है, दिख रहा है हमें कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ढलान है, तो इस खेत की जो जुताई है वो इस प्रकार होनी चाहिए जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। और बांध बनाने से जिस क्षेत्र की मिट्टी है वो उसी क्षेत्र में रह जाएगी और मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। और सीढ़ी नुमा खेत, जैसे जो पर्वतीय भूमि होती हैं उन पर सीढ़ी नुमा खेती की जाए जिससे मिट्टी का कटाव रुक सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संसाधन एवं विकास पाठ पढ़ा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।